हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 16/12/2020 कक्षा बीएड सेकेंड ईयर विषय है संस्कृत शिक्षण। इकाई 3 का अंतर प्रकरण रहा है। प्रकरण आज हम पैनल चर्चा के उद्देश्य, पैनल चर्चा के बारे में मैंने बताया था कि पैनल चर्चा क्या होती है, और पैनल चर्चा के हमने कल विशेषता भी पढ़ी, परिभाषाएं पढ़ी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब एक विषय पर वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है तो उसे हम पैनल चर्चा या सामूहिक चर्चा कहते हैं। और ये इसलिए की जाती है क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने भावना, विचार और अपना जो एक ओपिनियन रखता है वो कई लोगों का मतलब कई लोगों की भावनाएं और विचारधाराएं उससे ज्यादा लाभप्रद होती है। मतलब दूसरे व्यक्ति जो एक अपनी बातें रखते हैं, जिस विषय पर अपने विचार रखते हैं, तो हो सकता है जो व्यक्ति सोच रहा है, समझ रहा है या कार्य कर रहा है उससे वो बेहतर हो। और मैंने परिभाषाओं के बारे में बताया था। और उद्देश्य आज हम चर्चा के यानी पैनल चर्चा के उद्देश्य, हमेशा आपको पता होगा कि कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं किया जाता है, और बिना कोई अगर कार्य किसी कार्य में हर उद्देश्य नहीं है तो वो कार्य कहीं नहीं किया जाता और कोई करता भी नहीं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए इसके उद्देश्य होना आवश्यक है और उद्देश्य का होना जरूरी है, तभी वो कार्य सफल माना जाता है और इस कार्य को किया जाता है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से चर्चा के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। मैं एक बिंदु के हिसाब से बताता हूँ कि विषय का विस्तृत ज्ञान देना है। सबसे पहले विषय का विस्तृत ज्ञान देना। एक व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वो एक सीमित होता है। जब दो व्यक्ति होते हैं तो उससे ज्यादा ज्ञान मिलता है, 3 होते तो और इससे भी ज्यादा मिलता है। यानी एक विषय पर अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अगर उस पर विचार रखते हैं, अपनी भावना रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो कई मतलब इससे विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे ज्ञान सृजित होता है, उससे ज्ञान का विकास होता है। और हर व्यक्तियों का ज्ञान एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको सीखने को मिलता है। यानी कहीं न कहीं एक व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी ही होती है। हो सकता है जो व्यक्ति सोच रहा है वो सोच उसके पास ना हो, बल्कि दूसरों के पास में, जब वो अपने विचार उस कमेटी में रखेगा, उस समूह में रखेगा, तब उस व्यक्ति को भी जानने को मिलता है कि ये इस विषय पर ये बात भी हो सकती है। तो यानी विषय का विस्तृत ज्ञान मिलता है। अब दूसरे, समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानकारी देते हुए हल निकालना। समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए हल निकालना। यानी
समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब परिचर्चा होती है, उस पे वार्तालाप होती है, उस पे बात होती है, तो हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से विचार रखता है, अपने अपनी तरफ से मत रखता है, अपने अपनी तरफ से भावनाएं रखता है, उसके बारे में सही और गलत, सकारात्मक हर चीज को उसके उस समूह में रखता है, जिससे समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए उसका हल निकाला जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उसका परिणाम निकाला जाता है। यानी हर व्यक्तियों के उस 4 व्यक्तियों के बीच में, 5 व्यक्तियों के बीच में जब बात होती है तो उसका हल आसानी से निकाला जा सकता है। आगे देखते हैं स्वस्थ नैतिक अवधारणाओं की। तीसरा है स्वस्थ नैतिक अवधारणाओं की स्थापना और संवर्धन। यानी नैतिक चीजों का भी विकास होता है। जब समूह में जब बात होती है तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और उसकी भावना का सभी समर्थन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और हर व्यक्ति को अपनी बात रखता है और उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। इससे हर व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, नैतिक धारणाओं का विकास होता है और स्थापना होती है। इसके बाद में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना सुदृढ़ करना होता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का सुदृढ़ करना। यानी जब व्यक्ति अपनी बात को रखता है, अपने विचारों को रखता है, तो वो अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वो अपने आप में फील करता है, अपने आप में महसूस करता है कि मुझे इस विषय पर ये चीज बोलनी चाहिए, मुझे इस विषय पर ये कहना चाहिए, अपना मत रखना चाहिए, अपनी भावना रखना चाहिए, अपने विचार रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, भावना का सुदृढ़ करना यानी मजबूत करना। यानी व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है और इसके बात का अगर सम्मान किया जाता है तो वो अपने आप को एक उत्तरदायित्व व्यक्ति समझने की कोशिश करता है। अब आगे है तथ्यात्मक स्रोत। तथ्यात्मक स्रोत आधार पर रुचि जागृत करना। तथ्यात्मक स्रोतों के आधार पर रुचि जागृत करना यानी तथ्यात्मक कोई भी कार्य होता है वो सटीक होता है। हर विषय और हर कार्य हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण रखता है और जब कार्य को हम महत्वपूर्णता देते हैं तो उसके बारे में हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भी सटीक होती है। तो इससे क्या होता है कि तथ्यात्मक स्रोतों के आधार पर अपनी एक रुचि जागृत होती है, अपना एक इंटरेस्ट जगता है और हम रुचि लेकर उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। आगे है कि उपलब्धियों को करता है उपलब्धियों का दूसरों के विभिन्न विचारों द्वारा
विचारों द्वारा मूल्यांकन करना। सातवां है, मैं इनको लिखा देता हूँ, बताऊँ ना, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्य को व्यक्त करना है। ठीक है, यानी उपलब्धियों का दूसरों के विभिन्न विचारों द्वारा मूल्यांकन करना। जो अपने पास विचार है, अपने जो सोचा है, समझा है, उसको दूसरे के विचारों से तुलनात्मक अध्ययन करना कि हम जो सोच रहे हैं वो कहाँ तक सही है, और जो व्यक्ति हमको बता रहा है उसका भी उस बात का कितना उपयोग है, उस बात से कितना निष्कर्ष निकलता है। इससे क्या है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक मूल्यांकन होता है। और लास्ट है उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों का व्यक्त करना। और जब समूह में बात की जाती है तो भावनात्मक और क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का भी विकास होता है, और हम हर तरीके से उसको सोचने समझने की कोशिश करते हैं। तो ये थे अपने पैनल चर्चा के उद्देश्य, जिसमें था कि पहला विषय का विस्तृत ज्ञान देना, समस्या के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए हल निकालना, स्वस्थ नैतिक अवधारणाओं की स्थापना और संवर्धन, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व उत्तरदायित्व की भावना का सुदृढ़ करना, तथ्यात्मक स्रोतों के आधार पर रुचि जागृत करना, उपलब्धियों का दूसरों के विभिन्न विचारों द्वारा मूल्यांकन करना, और उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्यों का व्यक्त करना। आज के वीडियो में हम इतने करेंगे।